हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्रेया। और कल हम लोग ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था। तो कल हम लोग ने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया है। आज हम लोग किंगडम मोनेरा को देखेंगे। किंगडम मोनेरा को देखने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड ब्रू ग्रीन एल्गी फंगाई मॉसेस फर्न्स जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो हम लोग पहले ये समझेंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी हो गया करने के लिए। आर एच बिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों दिया? क्योंकि हम लोग ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि जो लीनियर्स थे उन्होंने जो किंगडम के सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने प्लांट्स और एनिमल के बेसिस पे दिया था। और उन्होंने ये बताया था कि जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होगी वो प्लांट्स में क्लासीफाई होंगे, जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट होगी वो एनिमल्स में क्लासीफाई होंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पहले की क्लासिफिकेशन ने एल्गी फंगाई और मॉसेस को एक साथ ही प्लेस किया था क्योंकि उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट थी। ये सिर्फ एक ही करेक्टर पे प्लेस करना सही नहीं है, वो बहुत अलग अलग करेक्टर्स में वेरी करते हैं। जैसे कि लीनियर्स के सिस्टम में हम लोग ने देखा था कि लीनियर्स के सिस्टम में इनके 3 डिसएडवांटेजेस थे। पहला डिसएडवांटेजेस ये था कि वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे। सेकेंड, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे। और थर्ड क्या था कि वो एल्गी और फंगाई में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे। तो वही लिखा है कि यहाँ पे ये सब रीजंस की वजह से इन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को एक ही सिस्टम में क्लासीफाई कर। सेकेंड है, क्लमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगेरा वे प्लेस्ड इन एल्गी। मतलब इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए और इन्होंने क्लमाइडोमोनास और स्पाइरोगेरा को एल्गी में रख दिया। और साथ ही साथ ये भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए कि कौन सा फंगाई है और कौन सा प्लांट है। जैसे कि फंगाई के पास हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि फंगाई के पास कैसी सेल वॉल होती है, काइटिन की सेल वॉल बनी होती है। लेकिन प्लांट्स के पास सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है। दोनों के सेल वॉल्स में डिफरेंस है। लेकिन फिर जैसे जैसे साइंटिस्ट ने इस करेक्टर्स को कंसीडर किया तो एक अलग किंगडम बनाया गया जो कि है किंगडम प्रोटस्टा। फिर किंगडम प्रोटस्टा में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर दिया। और मोनेरा में कौन कैसे ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड होते हैं? प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को किंगडम मोनेरा में प्लेस कर दिया। तो जैसे ही एक अलग किंगडम बना प्रोटस्टा, तो उन्होंने क्या किया, किंगडम प्रोटस्टा टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला विद पैरामीशियम एंड अमीबा। तो अर्ली क्या था कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को उन्होंने एक साथ रखा था एल्गी में, प्लांट्स में रखा था, जबकि दोनों एल्गी थे और इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट थी, इसीलिए इनको प्लांट्स में रखा था अलग। और ये दोनों को एनिमल्स में रखा गया था क्योंकि इनके पास सेल वॉल एब्सेंट थी। बट जैसे ही किंगडम प्रोटस्टा को क्लासीफाई किया गया तो किंगडम प्रोटस्टा में क्लमाइडोमोनास क्लोरेला के साथ पैरामीशियम और अमीबा को रखा गया। तो जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होता गया, क्लासिफिकेशन थोड़ा और एडवांस होता गया, वैसे साइंटिस्ट ने सोचा कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही नहीं काउंट करना चाहिए, उनको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी लाना चाहिए। तो तब से क्लासिफिकेशन में हम लोग ने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी कंसीडर किया। इसी की वजह से हमको 5 किंगडम मिलता है जो आर एच विटेकर ने दिया था 1969 में। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि किंगडम के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा के साथ। अब हम लोग देखेंगे किंगडम मोनेरा को। तो पहला पॉइंट क्या है? सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम बैक्टीरिया विच अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो सोल का मतलब क्या होता है? सिंगल। मतलब किंगडम मोनेरा में सिर्फ हमको बैक्टीरिया देखने को मिलता है और बैक्टीरिया हर जगह ही मिल सकता है हम लोग को। बैक्टीरिया का हैबिटेट कैसा है? एक्सट्रीम हैबिटेट्स है। वो लोग हॉट स्प्रिंग्स, डीप ओशंस, स्नो और डेजर्ट में हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जब भी हम लोग मिट्टी में अपना हाथ डालेंगे और जब हाथ बाहर निकालेंगे तो हम लोग को बहुत सारे बैक्टीरियाज देखने को मिल सकते हैं। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने अबंडेंट होंगे ये लोग नंबर में। नेक्स्ट क्या लिखा है? मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट।
मतलब ये लोग पैरासाइट की तरह रहते हैं। पैरासाइट कैसा होता था? हेटरोट्रोफिक। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि पैरासाइट्स हेटरोट्रोफिक होते थे। हेटरोट्रोफिक का मतलब क्या होता है? ये लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते, डिपेंडेंट होते हैं। तो ये लोग पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं। दे आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर ग्रुप शेप्स। मतलब शेप्स के बेसिस पे हम लोग ने बैक्टीरिया को फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जो कि पहला है कोकाई शेप्ड। कोकाई शेप्ड का मतलब क्या होता है? स्पेरिकल शेप जैसा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोकाई शेप्ड। सेकेंड है बेसिलाई शेप्ड। बेसिलाई का मतलब क्या होता है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, हम लोग इसको बोलते हैं बेसिलाई। तो ये बेसिलाई हो गया। थर्ड है स्पाइरला शेप। स्पाइरला कैसा है? यहाँ पे देख सकते हो, ये स्पाइरल शेप का है और इसमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग फ्लैजिलम बोलते हैं और ये स्पाइरला शेप्ड हो गया इसका। फोर्थ है विब्रियो। विब्रियो को हम लोग कॉमा शेप भी बोलते हैं। जब हम लोग इंग्लिश में ऐसा कॉमा बनाते हैं ना, तो वो कुछ ऐसे शेप का है, तो इसीलिए हम लोग ने इसको बोला कॉमा शेप। तो हम लोग ने शेप के बेसिस पे बैक्टीरियाज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। कौन कौन से? कोकाई। कोकाई को मतलब स्पेरिकल। सेकेंड है बेसिलाई। बेसिलाई मतलब रॉड शेप। और स्पाइरला मतलब स्पाइरल शेप। और विब्रियो मतलब कॉमा शेप। बैक्टीरियाज आर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर में। हम लोग ने प्रीवियस ही अभी पढ़ा कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा था? कोकाई शेप्ड का था, स्पेरिकल शेप का था। मतलब ये लोग के स्ट्रक्चर्स बहुत ही सिंपल होते हैं, बट ये लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं इनके बिहेवियर्स में। नेक्स्ट क्या लिखा है? शोज मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मतलब क्या हो गया? ये लोग बहुत तरीके की डाइवर्सिटी शो करते हैं। हम लोग ने किंगडम मोनेरा, जब मैंने चार्ट ड्रॉ किया था, तब हम लोग ने वहाँ पे पढ़ा था कि किंगडम मोनेरा के पास ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। और उसमें भी ऑटोट्रॉफिक में भी फोटो और कीमो दोनों था, और हेटरोट्रॉफिक में भी पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक दोनों था। मतलब इसके पास 2 टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फिर, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर क्या लिखा है? मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रोफिक बट कैन बी फोटो और कीमोटोट्रोफिक। हम लोग बहुत इसमें कैसे होते हैं? मेजोरिटी मतलब बहुत सारे हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं। हेटरोट्रोफिक मतलब ये लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते बट डिपेंड होते हैं। और कुछ होते हैं जो ऑटोट्रोफिक होते हैं। ऑटोट्रोफिक क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे आर्की बैक्टीरिया को। तो आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? आर स्पेशल बैक्टीरिया सिंस दे लिव इन सम ऑफ द हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज। तो मतलब ये इनको हम लोग स्पेशल बैक्टीरियाज बोलते हैं। स्पेशल बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक्सट्रीम हैबिटेट में रह सकते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन से एक्सट्रीम हैबिटेट में ये लोग रह सकते हैं। तो पहला है सॉल्टी एरियाज। सॉल्टी एरियाज मतलब जहाँ ज़्यादा बहुत ज़्यादा नमक होता है, वो वाले एरिया पे भी ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं हेलोफाइल्स। हेलो का मतलब होता है सॉल्टी और फाइल्स का मतलब होता है लविंग। मतलब ये लोग को सॉल्ट लविंग है, तो फिर इनको बोलेंगे हम लोग हेलोफाइल्स। सेकेंड है हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मो एसिडोफाइल्स। और मार्शी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस। तो मतलब ये ऐसे ऐसे एक्सट्रीम हैबिटेट्स पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर कंफ्यूजन हो ये तीनों नेम में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आ रहा है एस से सॉल्टी और हेलो। हेलो में भी सेकंड में ये आ रहा है, तो क्या हो गया? सॉल्टी से हेलोफाइल्स। सेकंड देखेंगे हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? थर्मो। थर्मो वर्ड कब यूज करते हैं? जब हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं, टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ बोल रहे होते हैं, तो थर्मो का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हॉट स्प्रिंग्स मतलब टेम्परेचर में मेजर होगा तो थर्मो एसिडोफिल्स। फिर मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज क्या है? एम से मार्शी स्टार्ट हो रहा है, एम से मेथानोजेंस, तो क्या हो गया? मार्शी एरियाज को मेथानोजेंस बोलते हैं। तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट क्या लिखा है? हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर्स अदर देन अदर बैक्टीरिया
दिस फीचर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। इसका मतलब क्या हो गया कि इनके पास अलग अलग सेल वॉल होती है, इन लोग के पास डिफरेंट टाइप की सेल वॉल है, इसीलिए ये लोग इतने एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर पाते हैं। फिर लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, मिथेनोजेंस प्रोड्यूसेस मीथेन, मतलब मिथेनोजेंस आगे चल के क्या फॉर्म करता है, मिथेन्स। इसका एक प्रोसेस है जो हम लोग 12th के चैप्टर्स में पढ़ते हैं, माइक्रोब्स इन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का नाम है, जिसपे पूरा प्रोसेस समझाया गया है कि कैसे मिथेनोजेंस है फिर मीथेन का फॉर्मेशन होता है। तो अभी हम लोग समझ लेंगे कि मिथेनोजेंस होता है, मिथेनोजेंस क्या होता है, ये गट में प्रेजेंट होता है सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स के, जैसे काऊ या बेफेलो। रुमिनेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्टमक को हम लोग रुमिनेंट्स बोलते हैं। तो काऊ और डंग और बफेलो में प्रेजेंट होता है वो, तो फिर उनके डंग के थ्रू मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं, मीथेन गैस फॉर्म। अब हम लोग देखेंगे माइकोप्लाज्मा को। तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग नोन सेल्स, मतलब ये सबसे छोटा सेल्स होता है, ये लोग की लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर होती है। और सेकेंड क्या लिखा है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ये लोग ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीटली लैक सेल वॉल, मतलब इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। पूरे प्रोकैरियोटिक में सिर्फ माइकोप्लाज्मा ऐसा है जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो इसीलिए इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो हम लोग इसको बोलते हैं जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट है आर पैथोजेनिक, नेक्स्ट है आर पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, मतलब ये पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है, डिजीज कॉज कर सकता है, मतलब ये डिजीज फैला सकता है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। तो ये माइकोप्लाज्मा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम लोग ने डिस्कस कर लिए। आज हम लोग ने किंगडम मोनेरा को स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग ने आर्की बैक्टीरिया को कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यू बैक्टीरिया को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।